ओट पाऊं शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 5 दिसंबर। ये बड़ा अच्छा किया पश्चिमी संस्कृति ने कि धर्म पर न बेस करते हुए उन्होंने कई चीजों के दिन मनाना शुरू किया। हम आयुष वालों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी आयुष समृद्धि से हम जैसा उस दिन को अपने नजरिए से देखते हैं वैसा हम सेलिब्रेट करना शुरू करें। आज हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के विषय में जो टॉपिक रखे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्व केयरफुली, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारे साथ जो माननीय वक्तागण हैं, श्री डॉक्टर मुदित गुप्ता जी फ्रॉम लखीमपुर खीरी, ही इज एसोसिएटेड विथ WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। और दूसरे हमारे आयुष समृद्धि के कर्णधार पिलर डॉक्टर सैकत बसु फ्रॉम कनाडा, बंगाल। He has two residence in Calcutta and in Canada both. वो जब आंखें बंद करके बोलना शुरू करें तो फिर वो वही जानते हैं कि किस एक फ्लो में सुंदर बोलते हैं। बहुत बहुत आभार आप दोनों का। आप दोनों का हम सम्मान करते हुए नमन करते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के विषय में प्लीज हमें बताएं। और तीसरा चीज थोड़ा नेवी से अलग हटके हो रही है, वाइल्ड लाइफ से भी अलग हटके हो रही है कि हम तीसरी वेबिनार जो करेंगे वो स्टॉप अल्कोहल पे करेंगे, अल्कोहल के बैड इफेक्ट्स पे करेंगे, जबकि वाइल्ड लाइफ में भी वो चलती है और नेवी में भी वो चलती है। तो क्षमा करेंगे, आप लोगों के विचारों के विपरीत अगली वेबिनार है, लेकिन मैं इस वेबिनार में स्वागत भाषण के लिए आदरणीय आलोक शर्मा जी को सादर आग्रह नमस्कार। पवन जी का धन्यवाद। आज वाइल्ड लाइफ पे एक आयुष समृद्धि में आयोजित करना एक रियली बड़े गौरव की बात है। और आज वो वक्ता आ रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ पे कार्य करते हैंगे और उनके अनुभव, उनके जो हमको आज सुनने को मिलेंगे, निश्चित रूप से हमारे समझ के प्रेरणादायक होंगे। मुदित गुप्ता जी का बैकग्राउंड पुनः आईवेस से है। पिताजी भी मेरे बहुत सीनियर, मेरे क्या कहते हैं ना, सम्माननीय, जिनकी वजह से मैं आज हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक मैं इतना कह सकता हूँ। उनके बेटे आज अगर बोलने के लिए आए तो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। और उनके एक्सपीरियंस में बहुत सुनता रहता था, फोटोग्राफ देखता था, तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी आज कंजर्व केयरफुली अगर वो प्रेजेंट करेंगे तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होने जा रहा है। और दूसरे वक्ता जो हमारे बासु साहब आ रहे हैं, उनको मैं पहले भी सुन चुका हूँ। उनको जिस ढंग से वो बोलते हैं वो रियली बड़ा यूनिक बोलते हैं, जैसे लगता है ऊपर से कनेक्ट होकर के बोलते हैं वो, तो जो है तो ऐसा प्रेजेंटेशन आज हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणादायक होगा। और जैसे मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब से लिंक्ड हैगा, लगातार रिकॉर्ड में रहेगा, वह रिकॉर्ड में जा रहा हैगा। और ऐसा एक प्रेजेंटेशन पवन जी ने कहाँ कहाँ से आइडियाज निकालते हैं कि कैसे कैसे इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, रियली मुझे भी हतप्रभ कर देता हैगा। मैं सोच भी नहीं पाता कि क्या हो पाएगा, पर पता नहीं क्या करा जाते हैं। तो आज ऐसा ही एक आज अजूबा होने जा रहा है, वाइल्ड लाइफ आयुर्वेद। हम तो आयुर्वेद वाले जंतु, मतलब एनिमल से, मतलब वो भी एनिमल्स, वो भी अंतर वाले, मतलब बड़े बड़े वाले, उनसे दूर भागते हैं और आज उनके आज में नजदीक ले जा रहे हैं। तो पवन जी का भी धन्यवाद देगा कि जो ऐसा मौका दे रहे हैं, ऐसे वक्ता हमारे बीच में लाए हैं। तो मेरा अनुरोध है मुदित गुप्ता जी से। मैं इस वेबिनार के उद्घाटन के लिए आदरणीय सुभाष गुप्ता, डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। उनके 2 शब्दों, आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी। जब आप बोल चुके बड़े भाई हैं तो वो हमारे भी सब बड़े भाई। आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी, काइंडली अनम्यूट सर। आपके शुभ वचनों से उद्घाटन हो तो बड़ा अच्छा। जय हो, नमस्कार सर। आज आप सबका अभिनंदन है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो आप चर्चा हो रही है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और डॉक्टर शर्मा जी जो हमारे साथ रूममेट रहे हैं, उनका बड़ा भी सहयोग रहा है। और पवन जी को भी बराबर में सुनता रहा हूँ। इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। चलिए समय व्यतीत न ज्यादा करते व्यस्त करते ना हुए आप आइए। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार। अब मैं मुदित गुप्ता जी को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया से सादर आमंत्रित करता बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय आलोक शर्मा साहब, पवन साहब, और मेरे फादर भी यहाँ पर हैं, और जो भी यहाँ पर सभी हमारे सम्मानित साथीगण यहाँ पे मौजूद हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की अगर आप बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से ही मतलब मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये कभी अलग नहीं रहा। आप अगर देखेंगे तो हमारे कल्चर में या जो भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें इसकी बात होती रही है। अभी यहाँ बहुत से धर्म हैं, बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन पुरातन काल में आप बात करेंगे, आप पुरानी सभ्यताओं की बात करेंगे, तो वहां पर लोग नेचर को ही किसी न किसी रूप में पूजते थे। तो हमारे धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो जल के देवता होते हैं, भूमि के देवता होते हैं, किसी न किसी रूप में हम लोग प्रकृति की ही पूजा किया करते थे। लेकिन अब बात ये उठता है कि ये जो शब्द आया है कंजर्वेशन, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में ये कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? एक तरफ मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ही पुराना है, तो सदियों पुराना है, मतलब पुरातन काल से जब से सभ्यताएं यहाँ पर धरती पर सभ्यताएं आई और उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू किया तब से हैं। लेकिन ये जो संरक्षण या कंजर्वेशन शब्द है ये बहुत नया है। आप देखेंगे तो शायद 50 साल या शायद 50 साल से भी नया ये शब्द है जो कंजर्वेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़े। फिर से एक बार मैं आपको पीछे ले जाता हूं। आप अगर देखें तो जितनी भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई, तो वो सारी की सारी मानव सभ्यताएं आप देखेंगे नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि जल जीवन के लिए एक अभिन्न रिक्वायरमेंट थी, एक अभिन्न आवश्यकता थी। इसीलिए जितनी भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई वो नदी के किनारे ही विकसित हुई। नदी के किनारे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हुआ करते थे उस समय। मैं भी कुछ आपसे कुछ मैप भी साझा साझा करूंगा। और घास के मैदानों को मानव योग्य भूमि में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता था, कि कुछ करना नहीं है। मतलब जैसे लोग हमेशा, आप देखते जंगल से क्या समझते थे, लोग जंगल से हमेशा पेड़ ही समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। घास के मैदान, जलाशय, छिछली भूमि, खड़े हुए वन, ये सारे के सारे जंगल का ही एक तरह से हिस्सा होते हैं। उनके उनके भिन्न भिन्न जो कार्य होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है इकोसिस्टम में वो अलग होती है। लेकिन मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे पहले जो घास के विस्तृत मैदान थे उनको साफ करना शुरू किया। घास के मैदान में नदी के किनारे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई तो उन्होंने क्या किया, घास के मैदान में हल चला दिया, उनकी खेती योग्य भूमि तैयार हो गई। उन्होंने घास के मैदान को काटा, वहां पर एक घर बना लिया और धीरे आराम से वहां पे इस तरह का भूमि का जो था परिवर्तन हो गया। लेकिन ये करते करते ये हुआ कि पिछले कई सौ सालों में हमारे जो वन क्षेत्र विस्तृत हुआ करते थे वो कटते चले गए। और आज के परिवेश में अगर आप बात करें, आज के समय में आप बात करें, तो सिमट के ये वन क्षेत्र जो है ये कुछ पॉकेट्स में, कुछ हिस्सों में हमारे बीच में रह गए। मैं कुछ अभी मैं जंगल गया हुआ था, वहां से आया आपके इस वेबिनार से पहले, और कुछ स्लाइड्स मैंने जल्दी से जोड़ने की कोशिश की कि ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। ये शायद स्लाइड आप देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने कुछ एक चीजें दिखाया है। जैसे मैं आपसे हाथी की बात करूं तो ये आप अगर हमारा क्षेत्र देखेंगे जो बृहद भारत है और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्लाइड दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो इसमें अब आप दो चीजें देखिए। मैं आपसे बात करूं तो हमारे जो एशियाई हाथी हैं, एशियाई हाथियों हाथियों का अगर आप पुराना रेंज देखेंगे तो पूरा भारतवर्ष, लगभग पूरा हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, और नीचे की ओर अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, इन इलाकों में ये पूरा हमारा हाथियों का रेंज हुआ करता था। आज के समय में आप देखिए जो आपको काला काला दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ ही क्षेत्र हैं जो आज के समय में हमारे हाथियों के लिए प्राकृतिक अधिवास के रूप में बचे हुए हैं। तो किस स्तर पर फॉरेस्ट का और जो हमारे जो प्राकृतिक अधिवास हुआ करता था वन्य जीवों का, उनका जो क्षय हुआ है वो आप देख सकते हैं। मैं एक आपको दूसरा स्लाइड दिखाता हूं। अब आप इसको देखिए, ये जो मैप नक्शा आप देख रहे हैं ये बेसिकली तराई का है।
तराई आप इस तरह समझ सकते हैं कि हिमालय के नीचे का जो क्षेत्र है, वर्तमान समय में भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा के किनारे किनारे जो जाता है, ये उसका क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक रूप से गैंडे पाए जाते थे। तो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि नदियों के किनारे बड़े विस्तृत क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर एक बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में वन्य जीव रहते थे। यहाँ पर एक बार और आपसे बात बताओ, खासकर ये इलाका अगर आप देखेंगे तो ये गंगा गंगा का जो परिक्षेत्र है, गंगा का जो मैदान है, ये वो उस पर परिक्षेत्र उसको पूरी तरीके से दिखाया गया है। तो ये वो क्षेत्र हुआ करता था जहां पर हमारे जो एक सिंगी भारतीय गैंडा था और साथ ही साथ में चीता था। चीता भी इसमें बहुतायत में पाया जाता था। तो ये जो मैंने आपको मैप दिखाया, ये गैंडे का है। आप देखें कि जितना भी आपको ये ब्राउनिश इलाका दिख रहा है, प्राकृतिक रूप से गैंडे इस पूरे क्षेत्र में पाए जाते थे। आज अगर आप परिदृश्य में बात करेंगे तो छोटे छोटे जो आपको ऑरेंजिश इलाके दिख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जो आज के समय में गैंडों के लिए सिमट के रह गया है। तो शायद ये 1% भी नहीं है जितना पहले के समय में पाया जाता था, ऐतिहासिक रूप से जो पाया जाता था। 1% भी क्षेत्र उनके लिए बचा नहीं है। तो मैं इसकी बात कर रहा था। इस मैप को आप देखिए, तराई लैंडस्केप है। इसी को मैंने इस मैप में, मैं दूसरे मैप में लेके आया हूं कि जो हमारा संरक्षित क्षेत्र है या जो हमारा वन क्षेत्र है, वो किस कदर सिमट कर रह गया है। लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए धीरे धीरे जंगलों को काटना शुरू किया, और जो हमारे वन क्षेत्र थे, तो मानव आबादी और जो भू क्षेत्र था जो उस मानव आबादी के अधीन आया, या तो निवास के लिए या खेती के लिए या लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए, तो वो सारा का सारा क्षेत्र परिवर्तित हो गया। और जो प्राकृतिक रूप से जो वन क्षेत्र थे, वो सिमट कर एक छोटे से टुकड़े में रह गए। अभी भी आपको इस तराई के वन क्षेत्र में, जो तराई का मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा नहीं, पर्याप्त वन क्षेत्र है। लेकिन मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी वन क्षेत्र आज के समय में बचा हुआ है, वो केवल तराई में ही बचा है। इस नक्शे को जरा आप नीचे की ओर अगर हम खोलना शुरू करेंगे तो कहीं कोई जंगल नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ मानव आबादी और मानव के द्वारा प्रयोग किए जा रहे अन्य जो लैंड यूज होते हैं, आपको वही दिखेंगे। तो जो भी वन क्षेत्र है वो तराई में है, और मैं आपको तराई की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो जंगलों में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है, जंगल जो टूट गए हैं, जंगलों के जो इश्यू है, ये तो फिर बहुत ही गूढ़, मतलब वाइल्ड लाइफ के इश्यूज हो जाते हैं, जो मुझको नहीं लगता है कि जैसे आज के वेबिनार में मैं आपसे सारी बातें कर पाऊंगा। मैं अभी शायद पहली वेबिनार में जुड़ा, कई बार मुझको मौका आया, मेरे पिताजी ने हमको आप लोगों की वेबिनार में जोड़ा, कई बार आपके आयुर्वेद से जुड़े हुए मुद्दे थे जिनमें मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। लेकिन आज मैं, मतलब मैंने काफी समय दिया और मुझको काफी अच्छा लगा। तो कभी भविष्य में भी मौका मिलेगा तो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए एक एक जो जो गुण उनके विषय है, उन पे मैं और ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मैं आपसे मोटी मोटी बात करता हूं कि जहां पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ फ्रेगमेंटेशन दिखा पा रहा हूँ, जंगलों का विभक्तीकरण दिखा पा रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे बहुत से इश्यू निकलते हैं। इस कारण से मानव वन्यजीव संघर्ष निकल के आता है। इस कारण से आबादियों का सिमट जाना और आबादियों का विलुप्त होना निकल के आ रहा है। तो कुछ एक मुख्य मुद्दे जो मैं आपसे बात करूंगा कि जो खासकर हमारे क्षेत्र में, जो तराई परिक्षेत्र में मैं काम करता हूँ, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन का है कि जो एक समय विस्तृत वन हुआ करते थे, और विस्तृत वन आवश्यक है क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी जो आपकी वन्य जीव आबादी होती है, हाथियों की आबादी हो गई, गैंडों की आबादी हो गई, बहुत से शाकाहारी पशुओं की आबादी हो गई, इनमें जेनेटिक एक्सचेंज के लिए आवश्यक होता है कि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करें। क्योंकि एक क्षेत्र में उनके सीमित हो जाने से उनमें जो अंतः प्रजनन होता है, जो जो आपकी इंटरब्रीडिंग होती है, इसकी पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और हम ये गैंडों के केस में देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ गैंडों का अनुसंधान हो रहा है, तो उनमें क्या है कि इनब्रीडिंग की साइन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके कारण जो उनका ग्रोथ पैटर्न है उस पर फर्क पड़ रहा है, और ये सभी पे है। मतलब ये हम सभी जानते हैं, हम लोगों में भी ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट गोत्र में शादी की जाती है, बहुत पास के रिलेशन में शादी नहीं की जाती है। इसका यही एक तात्पर्य होता है कि इनब्रीडिंग ना हो। लेकिन जंगलों के सिमट जाने के कारण वाइल्ड लाइफ में भी इनब्रीडिंग हो रही है, और उनकी पॉपुलेशन पे फर्क पड़ रहा है, पॉपुलेशन परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रहा है। दूसरा, आज से 100-200 साल पहले की बात करिए तो हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन लगभग पूरी तरह से वन्य जीवन पर, फॉरेस्ट पर निर्भर था।
बहुत सी हमारी आवश्यकताएं थी, अधिकांश आवश्यकताएं जो थी वो जंगल से पूरी होती थी। आज के समय में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और वन क्षेत्र चूंकि सिमट गए हैं, फिर भी बहुत बड़ी आबादी जंगल पर अपनी निर्भरताओं के लिए, मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए वो निर्भर है। जैसे अब शहरों में लोगों को आइडिया नहीं होता होगा, लेकिन आज भी जंगल के आसपास रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी है जो जो चूल्हे पे अपना खाना बनाती है, अंगीठी पे अपना खाना बनाती है। उसको जलौनी लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसको अपने घर बनाने के लिए थैच घास की आवश्यकता होती है, अपने जानवरों की चराई के लिए उनका चारा जो है वो जंगल पर उसके लिए निर्भर है। इसके अलावा भी और बहुत सी जिसको हम लोग लघु वन उपज बोलते हैं, उनकी निर्भरता जंगलों पर रहती है। लेकिन जंगल चूंकि सीमित है, जंगल आज उतने विस्तृत और उतने बड़े नहीं हो गए जो उस बड़ी आबादी की मांग को पूरा कर पाएंगे। तो ये एक एक चैलेंजिंग इशू हमेशा रहता है। दूसरा होता है मानव वन्य जीव संघर्ष का। अब आप इसको संघर्ष कहें या मानव वन जीव नकारात्मक अंतर्द्वंद कहें, है ना, संघर्ष नॉर्मल सामान्यतः दो पक्षों के बीच में होता है। अब बेचारे वो जानवर क्या संघर्ष करेंगे, वो तो अपनी जो एक नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए उत्सुक है, और मानव से उसका लगातार आमना सामना हो रहा है। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि जब मानव का वन्य जीव से अचानक आमना सामना होता है और वो इंटरेक्शन नेगेटिव होता है, जिसमें किसी एक पक्ष को नुकसान होता है, या तो मानव पक्ष को नुकसान होता है या तो वाइल्ड लाइफ पक्ष को नुकसान होता है, तो उसको हम निगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन ये आज के समय में एक बहुत ही बृहद इशू है। तो मैंने कहा कि जितने भी इशू हैं इन पे अलग से बात करने की जरूरत है, लोगों को जानने की जरूरत है। लेकिन मोटे तौर पर मैं इतना कहूँ, आपसे बताना चाहूंगा कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आप लोग अक्सर सुनते होंगे, और बहुत ही नकारात्मक रूप से इसको मीडिया में और तमाम उसमें रखा जाता है। हमको भी यही सुनने में आता है कि बाघ के द्वारा दो आदमी मर गए, हाथी ने फसल उजाड़ दी, हाथी ने घर उजाड़ दिया, हाथी लोगों के खेत में घुस गए, और बाघ और तेंदुआ से जुड़ी हुई अक्सर ये घटनाएं सुनने में आती हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है आपस में। मैंने कहा कि ये जानवर की एक प्राकृतिक आवश्यकता है कि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करें। वो हमारी तरह उनमें बदलाव नहीं आया है, वो तो जिस तरीके से प्राकृतिक रूप से रहते आ रहे हैं वो हमेशा से ही रहते आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि जंगल सिकुड़ गए, जंगल छोटे हो गए, जंगल टुकड़ों में आ गए। अब अगर किसी भी जानवर को, वो हाथी हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, गैंडा हो गया, एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में आवागमन करना है, मैं पुनः ये बात बोलना चाहूंगा कि ये वो वन क्षेत्र है जो पूर्व में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जानवरों में जेनेटिक मेमोरी ट्रांसफर होती है। जैसे हमारे माता पिता हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ये सड़क, ये आपका घर है, ये सड़क है, ये आपके पिताजी, ये आपके चाचा जी का घर है, आपको यहाँ मार्केट है। जानवरों में क्या होता है कि इनहेरेंट मेमोरी होती है, उनको पता होता है कि उनको कितने समय के बाद किस क्षेत्र में आवागमन करना है। तो वो जो एक नैसर्गिक एक उनकी जीवन का अंग है, उस कारण से वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं। लेकिन बीच में जहां पर 100-200 साल पहले जंगल होता था, आज वहां पे मानव आबादी है, तो आबादी से होकर जाना उनके लिए मजबूरी है। तो जब वो मानव आबादी से होकर जाते हैं तो मानव से टकराव भी होता है, और वो टकराव कभी कभी नकारात्मक भी होता है। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कई बार मानव जंगल में प्रवेश करता है। अब लकड़ी जंगल में मिलेगी, घास जंगल में मिलेगी, जानवर जंगल में चराए जाएंगे। तो जब मानव जंगल के अंदर प्रवेश करता है तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की संभावना रहती है, जहां पर क्षति होती है। एनीवे, मैंने कहा कि मैं बहुत इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तीसरा है पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार हो जाना। अब ये भी एक बड़ा एक अजीब सा वो है कि जानवरों का शिकार बहुत भिन्न भिन्न कारणों से किया जाता है। शाकाहारी जानवर होते हैं, लोग उनका मीट के लिए शिकार करते हैं, और बाघ, तेंदुआ, ये जो होते हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इनका काफी डिमांड है। वो सही है और गलत एक अलग चीज है, कई बार मिथ्स भी है बहुत से। तो उसके कारण से भी ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब जैसे वहां पे क्या है कि चाइना में एक होता है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, सब लोग बोलते हैं TCM होता है। तो वो जैसे कि हमारा आयुर्वेद जो है वो बहुत हद तक हमारी वनस्पतियों पर निर्भर करता है। बहुत सी वनस्पतियां होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग आयुर्वेद में करते हैं। अब हालांकि उन्हीं वनस्पतियों की बड़े सुगम रूप में दवाइयां बनकर भी आ गई हैं। लेकिन जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो पूरे के पूरे
वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर होते हैं, इन पर निर्भर है और लोगों की बड़ी मान्यता है। हालांकि मेडिकल साइंस ने कई मामलों में ये प्रूव किया है कि ये गलत है, ऐसा उसमें कोई विशेष चिकित्सीय गुण नहीं पाया जाता है कि जिसके कारण उनकी डिमांड है। लेकिन जो कार्निवोर है, जो टाइगर है, जो हाथी है, जो गैंडा है और जो तेंदुआ है, इसके ऊपर जो संकट है, इसके लिए मुख्य रूप से जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो डिमांड पैदा करती है उसके लिए और लोग मुंह मांगा पैसा देने के लिए उसके लिए तैयार है। कुछ इश्यूज आते हैं ट्रांस बॉर्डर, शायद सबके रेलिवेंट नहीं, क्योंकि मैं तराई में काम करता हूँ। एक तरफ हमारे भारत के जंगल है, दूसरी तरफ हमारे नेपाल के जंगल हैं, तो वहां पर ये इश्यू रहते हैं। और तीसरा फिर लीनियर लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़क है, रेल है और हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, नहर हैं। अब ये इशू रिलेवेंट इसलिए हो जाते हैं कि जब पूरे पूरे इलाके जंगल हुआ करते थे तो इतनी समस्या नहीं होती थी। आज खुद ही हम पॉकेट्स में छोटे छोटे पैकेज में जंगल लेके बैठे हुए हैं और उसके बीच में आपको इस तरीके की लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डाल देते हैं जो जंगल को फर्दर फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो ये कुछ बड़े इश्यूज है जो कि जंगल के लिए बड़ा खतरा है। कि मैं आपसे इन सब ज्यादातर चीजों पे बात कर चुका हूँ। ये तराई का जंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक समय में कॉन्टिगुअस हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये जंगल फ्रेगमेंटेड है। आप देखिएगा तो ये जंगल की जो कनेक्टिविटी है, ये बीच बीच में टूटी हुई है। जानवर को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मानव आबादी से होकर ही जाना पड़ता है। हालांकि गैप छोटे हैं, लेकिन बीच में मानव आबादी बैठी हुई है, तो मानव आबादी के बीच में जाएंगे तो तमाम तरीके के इशू उसमें निकल के आते हैं। आर्टिक प्रेशर के बारे में मैंने आपसे बात किया। लोगों की अपनी जरूरतें हैं, अब जहां तक जरूरत है वहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार ये चीजें कमर्शियल हो जाती है ना, जैसे कमर्शियल माइनिंग हो गया। अब सर्दियां आ रही हैं, लोगों को जंगल के आसपास के रहने वाले जितने भी लोग हैं, लोग घरों में लकड़ी जलाते हैं। हालांकि उनकी जरूरत नहीं है, वो हीटर वगैरह जला सकते हैं, लेकिन अब गांव वाले ज्यादा मात्रा में लकड़ी लेकर आते हैं, कुछ अपने प्रयोग में लाते हैं, कुछ आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं। ये मानव वन्यजीव संघर्ष मैंने आपसे बताया कि दोनों तरफ से नुकसान की संभावना इसमें रहती है। उसी तरीके से पोचिंग, ये आप देख रहे हैं, गैंडा भरा हुआ है और ये है। और ये कुछ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बात साहब मैंने की, मेरे लिए मतलब ये काफी नया ग्रुप है, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं काफी हार्डकोर वाइल्ड लाइफ पे काम करता हूँ, वाइल्ड लाइफ साइंस समझता हूँ। आयुर्वेद से पुराना नाता है हमारा, मेरे पिताजी चूंकि रहे ही हैं और घर पे मतलब ज्यादातर हम जो जो अभी इस तरह की जो इलाज की पद्धति है वो आयुर्वेद ही है। और जब मुझसे कई दिन से मैं क्षमा भी चाहूंगा आलोक शर्मा सर से कि काफी समय से ये बात हो रहा था, लेकिन मैं काफी भाग दौड़ रहता है, समय उसमें नहीं निकाल पा रहा था। और ये भी मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या बात करूं आप लोगों से, क्योंकि ये भी बड़ा एक साइंटिफिक विषय हो जाता है। मैं आपसे जितने भी विषय में बात कर रहा था आप बात करें, तो वो अपने आप में एक अलग अलग इश्यूज हैं जो काफी बड़े हो जाएंगे जब कभी मौका मिलेगा। तो मैंने जरूर कोशिश की जरूर। कि मैं एक जनरल आपसे वाइल्ड लाइफ के विषय में बात करने की कोशिश करूं, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। मैंने अभी आपसे बहुत ब्रॉड बात की है, मैं आगे भी इसमें आना चाहूंगा। कभी मैं आऊंगा तो मैं आपसे स्तनधारी प्राणी पे बात करूंगा जंगल के, कभी मैं आऊंगा तो आपसे बर्ड्स पे बात करूंगा, कभी रेप्टाइल्स पे बात करूंगा, कभी कुछ और जंगल के इश्यूज है उन पे बात करूंगा, कभी जो जंगल के किनारे के आसपास के लोग रहते हैं उन पे बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है तब जाके मैं पूरी तरीके से डिटेल में इस पे बात कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बात करना चाहूंगा, जो कंजर्वेशन की बात होती है, लोग बात करते हैं कि वाई कंजर्व। देखिए, मैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं इन चीजों को समझ सकता हूं, लेकिन एक आम आदमी को ये चीजें समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कि वाइल्ड लाइफ को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सीधे तौर पर वो जंगल से नहीं जुड़ा हुआ है ना। मैं आपके साथ बताऊं कि जब मैं शुरू शुरू में पढ़ता था, मैं अपनी ट्रेनिंग करता था, तो वहां पर हमको अपने जो हमारे प्रोफेसर होते थे वो हमसे बताते बताते थे कि साहब पानी का संरक्षण करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, एक दिन पानी बिकेगा। तो बड़ा अजीब लगता था। हालांकि उस समय भी बिस्लरी वगैरह मार्केट में बिकती थी, लेकिन हम लोग कोई खरीदते विकते नहीं थे, जहां पे मन आया अपने नल खोला और पानी पी लिया। लेकिन आज 30 साल के बाद जब मैं समय देखता हूँ तो पानी की बोतल बहुत कॉमन चीज है। आप किसी फंक्शन में जाइए, किसी मीटिंग में जाइए, किसी कार्यालय में जाइए, तो लोग पानी की बोतल ही पीना पसंद करते थे। 30 साल 50 साल पहले जब आप लोगों से इस विषय में बात करते तो लोग हंसते कि यार ये क्या तमाशा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही निकल के क्लाइमेट चेंज में आ रहा है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ी
एक इतना बड़ा खतरा के रूप में हम लोगों के बीच में आ रहा है कि वो शायद हम लोगों को और आप लोगों को भी इस पे और ज्यादा गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है और लोगों तक इस बात को ले जाने की जरूरत है। जी जी। हमेशा हम लोग बात करते थे क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन आज आप जो रेनफॉल पैटर्न आप देख रहे हैं, जो इतने, और इसके कारण पूरा खेती चौपट हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है जो आपको लेके आना चाहिए। दूसरा, एक मैं आपसे बात करूंगा कि जंगलों का जो लोगों को समझाने की जरूरत है वो ये है कि जंगल केवल जंगल ही नहीं है, उनके बहुत से उनके रोल हैं। मैं सामान्य उसमें बात नहीं करूंगा। आप वो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटमॉस्फेयर के रिस्पॉन्सिबल है, हवा आपको मिलती रहे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक जो बड़ी चीज होती है वो होती है सीड बैंक। आज के समय में जो भी फसलें हमारे यहाँ पे उग रही है, वो किसी तरीके की अनाज की हो या फलों की हो, वो सारे मॉडिफाइड बीज हैं। काफी कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया और उसको लेकर आए हैं। लेकिन इसका जो सीड बैंक है वो आपको जंगल में मिलेगा जो ओरिजिनल है। चावल की आज कम से कम सैकड़ों वैरायटी होगी हमारे देश में जो प्रयोग की जाती होगी, लेकिन जो ओरिजिनल टिन्ना ओराइजा है वो आपको जंगल में ही मिलेगा, जिसपे रिसर्च करते 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 उनको मॉडिफाई किया गया है। अगर वो टिन्ना ओराइजा खत्म हो गया तो कोई फर्दर आपका जो रिसर्च है वो किसी चीज पे नहीं हो पाएगा। जितनी भी आज भी आप देखते हैं आयुर्वेद में तो खासकर वनस्पतियों का प्रयोग होता है। बस मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। वनस्पतियों का प्रयोग होता है, लेकिन जितनी भी वनस्पतियां हैं वो कहीं ना कहीं से सब जंगल से जुड़ी हुई है। उसमें भी अगर आप देखेंगे, बहुत सी ऐसी बीमारियां आज के समय में हमारे बीच में है जिनका कोई इलाज नहीं है। इसको हम लोग इस रूप में लेते हैं कि उन बीमारियों का इलाज जिन वनस्पतियों से हो सकता है, या तो हम उन तक पहुंचे नहीं है, और या वो वनस्पतियां पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि ये एक जनमानस तक इन बातों को ले जाने की जरूरत है कि हमको फॉरेस्ट के उसके स्वरूप में बचाए रखने के लिए जरूरत है। मैंने जरूरत से अधिक समय लिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे उसके लिए। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में एक एक विषय पे हम लोग थोड़ी गहन चर्चा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। क्या गजब बोलते हैं आप। एक ज्ञान के प्रखर गंगा जैसी बहती है। बहुत अच्छा। मुदित जी, कहाँ थे आप 3 साल से? हम तो अभी बड़े लेट आए। आलोक सर, ये आपका अन्याय है। मैं तो ये जानता हूँ पिछले 3 सालों में आप हमारे चैनल पे जाइए। यूट्यूब लिंक इसकी भी मैंने भेजी है। हम लोग लाइव रहते हैं। लगभग 4.8 हमारे सब्सक्राइबर हो गए के। तो 4,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। इन 27 कंट्री जुड़ी हुई हैं। आप यदि इस पे कोई सीरीज बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलें, हम सीरीज भी बनाएंगे। अदरवाइज 3 साल में हम कम से कम 16 से 17 प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के और इससे रिलेटेड कर चुके हैं। क्योंकि एक अलग वाइल्ड लाइफ डे अलग आता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे अलग आता है। ऐसे कई दिन साल में मनाए जाते हैं। और कल भी फॉर्चुनेटली सॉइल के ऊपर है। कल वर्ल्ड सॉइल डे है। तो सॉइल डे पर हम कल कर रहे हैं वेबिनार, जिसमें इस साल की थीम है सॉइल एंड वाटर, द सोर्स ऑफ लाइफ। ये इस साल की यूएनओ की थीम है। तो कल हम उस पर करने जा रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा। हम हर महीने का प्रोग्राम 1 तारीख को सर्कुलेट कर देते हैं। कृपया स्वैच्छिक भाव से हमें अपने डे टॉपिक बता देंगे। ये तो हुई एक नॉर्मल बात। ये हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे, if we would like to conduct a series of webinar, please give me topic, date and time when we can involve so many persons related to your stream. आयुर्वेद वाले तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, उसमें वाइल्ड लाइफ वाले भी जुड़े। मैं बंगाल में रहता हूँ और बंगाल में वाइल्ड लाइफ के 2 ही खबरें आती हैं। या तो ट्रेन से कट के हाथी मर जाते हैं, या हाथी गांव में घुस के उत्पात मचाते हैं, या जहां सुंदरबन में शहद इकट्ठे करने लोग जाते हैं वहां बाघ मार डालता है। ये जनरली हर दूसरे दिन एक पेपर में न्यूज मिलेगी। और अभी तो सुपर हिट हुई 7-8 दिन पहले, ट्रेन से कटके मालगाड़ी से कटके हाथी मर गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मालगाड़ी को जब्त कर लिया। ये ग्रेट न्यूज है इंडिया की, कि मालगाड़ी उनने जब्त कर ली कि नहीं, इस मालगाड़ी की स्पीड स्पेसिफाइड स्पीड से ज्यादा थी। ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में उनने शिकायत की और मालगाड़ी को बड़ी मुश्किल से छोड़ा गया। फॉरेस्ट वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया, जब्त कर लिया। बहुत अच्छा लगा मुदित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। आप जुड़ते रहिएगा, यही हमारी प्रार्थना है आपसे। प्लीज डू ज्वाइन। आलोक जी।
धन्यवाद पवन जी, और धन्यवाद मुदित गुप्ता जी। रियली फर्स्ट टाइम आए, पर मुझे भी पता नहीं था इतना मैजिकल, इतना डेप्थ आपके पास है। और इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ का कितना यूज है, और कितनी वनस्पतियां, अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है, जंगल बचे रहते हैं, जंतु बचे रहते हैं, कितनी वनस्पतियों तक हम जो नहीं पहुंच पाए भविष्य में पहुंच पाएंगे। एक आशा की किरण भी आपने दिखा दी है कि आयुर्वेद के लिए रियली बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और इसके लिए तो आप और आपके पिताश्री दोनों ही धन्यवाद के पात्र रहेंगे। पर प्लीज आगे से हमें लगातार कनेक्टिविटी देते रहना, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, आप जुड़ते रहना। ये मत सोचिए कि हमें क्या है, आप तो जो बोलेंगे यूट्यूब पे भी आ रहा है, लगातार रिकॉर्ड हो रहा है, वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, केवल हम ही यूज लाइव नहीं, हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं सर, लाइव हो रहा है, लाइव चल रहा है। तो इसलिए आप तो एक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, एक किताब, एक मतलब टेक्स्ट, एक इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं, सबके लिए यूज किया होने जा रहा है। तो प्लीज खुल के आए, खुल के बोले, खुल के जुड़े। धन्यवाद बहुत बहुत। पवन जी, ओवर टू पवन जी। now I would like to request my friend dear Dr. Sekat Kumar Basu from Canada, really ocean of knowledge like Mudit ji. He when he start the flow, oh, really connects with the God, and he start extempore. Welcome, welcome, Dr. Sekat Kumar Basu. Welcome. Thank you very much, Sharma ji, and my greetings to all of you. And for successfully hosting this conference for such a long time, it's a matter of great pride. We have joined hands together so that we can find a way to get this to the Guinness Book of World Records. I'm working on this. We'll be in touch. But for today's, I am greatly appreciative of your efforts of including wildlife as a part of a series of webinars and stuff. I am very interested. This is a very area very close to my heart, so I'll be definitely participating in this. But getting back to today's topic, I must congratulate and thank the previous speaker for giving us an illustrious explanation of the wildlife depletion across India and their status. So thank you. I'm not going to repeat the information that he has already provided, but I will highlight mostly on the conservation efforts around the world and their successes and failures. We need to know how and where some of the conservation efforts for the wildlife has become very successful and where things have not really worked out, and why, and what we need to do about this. And we'll be brief. So long time back, I had an opportunity to look at a picture on the internet, and it talks about, like, a few German ladies and German police officers, military officers and other officials enjoying ice cream and all kinds of merrymakings and stuff. I thought that it was like some kind of a party or a celebratory thing. It is during the Second World War. So it was some kind of, I thought that it was some kind of a party or some kind of a merrymaking that they were making. But as we expand and extend the photographs, you would be horrified to see that they are enjoying the killing of Jews. Like, people are being thrown away from top of the hill. They are being shot like animals, and they are dropping down on the ground. And anyone who is surviving, there are ground officers who are shooting them. And these people are laughing and enjoying, having coffee, having ice cream, totally obliterated by the fact that how humanity is being killed and raped every time during that part of our history. Very, very sad, very, very morbid. But something like this has happened in Nepal too. Many years back, South Asia, the Indian subcontinent has been, run by the Raja, Rajwadas, Nawab, Maharajas, and we all, point our fingers towards British colonial masters, how bad they have been. Our Rajas, Rajwadas, and Nawabs, Nawabjadas were not any good than our British colonial masters. So there was a picture of Nepal where you see that the few elephants are standing, and on which top colonial English masters are there, and along with some Rajas and Maharajas taking picture in Nepal, and at the bottom, possibly around 20 or 32 tigers are learning, like one after another. They have laid down. There was a great hunt on that day. Are you sharing some pictures? No, I'm not sharing some picture. Okay. Yeah. But the point of the fact is, they have killed 32 tigers on one single day. And this was the beginning of the devastation of wildlife that has started during the days
I mean, even between from the pre-colonial period to the colonial period, where animals have been killed and harvested, invited by our Rajas and Rajwadas, particularly to please their British colonial masters, to shoot animals at their will. And what is the result? What is the result is that today we find Asiatic lion only concentrated in Gujarat. The Asiatic cheetah has become extinct other than in small parts of Iran, and we don't even know how many of the animals are still surviving there, and several other species that have become completely extinct. And this still happens to this date. For example, you will be astonished to know that in Pakistan, every year, rich Arab tourists or from the aristocrats from the royal families visit Pakistan in large numbers, and they will shoot bastard, the species of land bird, which are particularly large, one of the largest flying birds, and they will kill them in large numbers. They pay the Pakistani government a hefty amount for doing this shooting, and is being unappreciated and being criticized all over the world. The strange thing is this, there's these Arab aristocrats who come from the Middle East to kill so many birds in Pakistan as a part of their recreation, spend millions of dollars in conservation efforts in the deserts of Arabia and adjoining areas. What a strange, homophobic nature as humans we have, that in one way we are destroying and killing species, and in other way we are also providing money in huge amount to save those same species. The other international great news for the wildlife depletion currently around the world, and the culprit is China. China is a country, as our previously speaker mentioned, that is dependent very much on traditional Chinese medicine. It is not that modern medicine is available in China, but it is a very cultural aspect of China where they are heavily dependent on traditional Chinese medicine. And unlike Ayurveda, which is plant-based, Chinese traditional medicine is animal-based and mostly unscientific, has no scientific basis on how this is being done, but they are depleting wildlife around the world. So what are the medicinal aspects of Chinese traditional medicine? It can include everything, from the eyes of tiger to the skin, to the bone, to the teeth, to the tail, to the penis, to the testicles of tiger and other wild cats around the world, to elephants, to pangolins, to anything on the surface of earth, including seahorses from the ocean, which are being depleted, harvested at a huge number, and it has led to a global threat. Today, IUCN has declared pangolin, all species of pangolin across Asia and Africa, on the verge of extinction, and is regarded as the most trafficked animal in the world. Why is that? Because some Chinese found that the pangolin meat is delicious. It's a small nocturnal animal covered with scales and is extremely shy and nocturnal and absolutely harmless. They mostly thrive on insects and mostly ants. But because of this trade on wildlife meat, huge number of pangolins are being trafficked from Southeast Asia, including India, and African countries where pangolins are found. These are the two areas or the two continents where pangolins are found, and they have been harvested in such a huge numbers that today pangolins are almost extinct or on the verge of extinction. This is just one species. Hundreds and thousands of such species are getting extinct because of Chinese greed. China has become economically powerful. Chinese communities and people have a lot of money. And because of this harvest process, this is not only happening in China. There are a large number of species that are becoming extinct in China. But because of the money power and the illegal wildlife black markets that operates in China under the auspicious supervision of their government and under the active patronage of many members, very influential members of the Communist Party of China, this trade has flourished and has been a turnover of several $billion that is happening there. And both live animals and dead animals are being utilized either as pets or as trophy or for medicinal purpose, all making their way all the way into China. So this has resulted in a devastating impact around the world. And because geopolitically every other country has China as a major trading partner, no one has raised or no one is interested in raising these issues on global platform, and the slaughter of the wildlife continues unhindered, unrestricted,
and it has no future in how this is happening. In many countries across South and Southeast Asia and other parts of the world, particularly in Asia, Africa, and Latin American countries, which are poor, politically destabilized, underdeveloping, or partly developed, mostly third world countries, extremely poor with people suffering from abject poverty, this phenomenon has gone absolutely crazy. And unfortunately, the biggest biodiversity is concentrated around the equator, and most of the countries around this region are either politically unstable or economically unfeasible. And then their economic condition is so bad that the wildlife, they are heavily dependent on the wildlife harvest, and as a consequence, huge number of wildlife is being exterminated for various industrial purposes, for selling it to China for various purposes, or even for purpose of bushmeat. In many African countries and many Southeast Asian countries, bushmeat is the only source of protein. So what happens is they will go into the forest, capture a wildlife, bring them and sell them in the market as a source of food, as they do not have stable poultry, stable dairies, or even meat farming in any ways and form. Or even if they are, the poultry based or the industrial produced meat is too costly for the people to afford. The poverty is at such a alarming level that people are heavily dependent on forest bush meat or wildlife meat for as a source of sustenance. And these people are helpless. They're objectively poor. They have no other means to survive without being dependent on their forest resources, which is scanty and finite and getting reduced by huge amounts every year. But they are being so dependent on this, they have no other alternatives. And no one seems to be working on this. And there seems to be no solution for the disaster that is happening on wildlife population along these countries. It's not just India. It's outside India too. And even in India, 3 major corridors of wildlife trafficking has been operating at full scale, and it's very dangerous. One of them works through West Bengal, and that's known as the Siliguri corridor, that connects India through West Bengal into Nepal, Tibet, and into China. The second one is in Northeast India, which connects India through the Northeast along the Burma border or the Myanmar border into China. And the third one is along West Bengal and along the Bangladesh border and through Bangladesh into Myanmar and then into China. So these 3 major wildlife trafficking channel has been causing havoc. There has been, very little coordination, particularly in this area and region, to construct and regulate this wildlife trafficking. And even if there is some regulation along the Bangladesh-West Bengal-Bangladesh border or the West Bengal-Nepal border, the northeastern state adjoining Myanmar is devastating. I have been into these places. I am scared to say that I do not even see military posts down there. How is Indian military working there? I have no idea. There must be some, but this border is mostly porous, unguarded, unprotected, and as a huge security threat for India. I do not know why the Indian government has not been taking, important steps in sealing this border as they have done across Pakistan and China. This is India's soft belly and a source of transfer, wildlife trafficking, human trafficking, drug contraband, and as also a possible huge military infiltration from China some days if the Indian government does not take care of the Indo-Myanmar border. This is vulnerable and the most dangerous area, that there is no rule of law in these areas. And I take responsibility in saying that it is one of the most dangerous places in India. Many tourists are visiting these border areas and they were amazed to see that you will see no security personnel along the border areas. How the Indian military is operating there, we have no idea. There is possibly some military presence, but no one gets to see them. Anyways, so these are very deadly trafficking areas and security threats. And recently, even the Sundarban border areas between India and Bangladesh has been infiltrated not only by poachers, as well as by illegal settlers, as well as traffickers and even terrorists. There has been very little work and done in these areas, which are porous and are serving not only in human trafficking, but greatly in wildlife trafficking too. But of all the things that I have said, one factor is common. Whenever we think about wildlife, we are not thinking about the anthropogenic or the human factor. So my main point in highlighting this is that unless humans are taken care of,
there is very little possibility that the wildlife will be taken care of unless the socio-economic condition, the abject poverty of the people around the border areas of India, which are extremely vulnerable and porous, are not being improved. There is no improvement in the infrastructure, there is no socio-economic improvement, there will be very, very little chance of wildlife conservation to be successful in these areas. I will give you share a story that is successful and is given a global patronage and should be cited as one of the big success of India is the our Kaziranga sanctuary. There used to be a huge number of poaching incidents happening in and around the Kaziranga sanctuary, and one-horned rhinoceros that is present there used to be shot. I will not say that it has stopped completely, but definitely their numbers have gone down. And the numbers of one-horned Indian rhinoceros being subdued and killed has definitely gone down significantly. But there is not only an increase in security to protect this forest in the Kaziranga. The government has done, there has been collaboration between the state, Assam government, and the central government in looking after the people in and around Kaziranga forest. And this is how it has made significant impacts. So many of the poachers who would approach the Kaziranga forest would utilize these unimpoverished and abject poverty surviving villagers to help them to track those animals, to take them deep into the forest, and also to provide them safe houses and safe routes in and out of Kaziranga after they did their successful poaching on the one-horned Indian rhinoceros. But over the time, the government realized that if they would blame these poor people and not stand by them, there is no way that any one-horned Indian rhinoceros would survive. So over the time, the government has made a policy of including people in and around the Kaziranga sanctuary to be involved in the process of conservation. So they are hired by the forest services. There's hired by the forest department to ask to serve as laborers and porters in various forest activities like reforestation, revegetation, as well as for the forest maintenance and other work. They're being used for providing the security forces with intelligence of who is moving in and out of this area, whether associated with wildlife or human trafficking or with smuggling activities. And also they have promoted ecotourism around these areas where these villages have turned into resorts of small kinds with eco-tourist nature-based activities, which has involved and integrated the villagers in taking part in the process of conservation. Over the time, they have been educated, they have been trained, and now they have realized that Kaziranga, the survival of Kaziranga, the survival of the keynote species, the tiger and the one-horned rhinoceros and the elephants are important for their own survival. If they help the forest to survive, if they make these regions safe, free of terrorists, free of infiltrators from coming from adjoining borders, making them safe, then more and more tourists are pouring in and their pockets are filling up. The forest department is earning money. The people who are serving having job throughout the year, and also through their innumerable services and ecotourism, they have found and sustainable income sources outside the agricultural activities that they have been involved. Social forestry camps have been settled up so that people who are dependent on forage crops from within the forest are not infiltrating the Kaziranga forest, but they are raising their own fields of forage species of forest crops so that they can take their animals for grazing there without intervening and moving into the forest, causing disturbance, ecological instability of the forest. The cases of forest fires have also been reduced in this particular extent. But take the example of West Bengal and Bangladesh in the protection of the Sundarban Biodiversity Reserve. Sundarban, the world's largest mangrove forest, covers the southern stretch of the Ganga-Brahmaputra Delta and lies 1/3 within India and 2/3 in Bangladesh. The situation of the quality of the forest across Bangladesh is a little bit better than India, but the Indian part of the Sundarban forest has been or is being devastated and getting depleted every year, with neither the central government nor the state government has been able to take active initiative in protecting the forest. And the consequences that West Bengal has been facing is disastrous, including Bangladesh. There has been a lot of mangrove vegetation that are being uprooted and taken for timber purposes or other manufacturing purposes, or clearing the land illegally for cultivation of rice, paddy, or
your shrimp culture, which is or prawn culture, which is very popular in this brackish water area. Sundarban itself is not a very suitable place agroclimatically for human settlements. But unfortunately, following our partition in 1947 and the formation of Bangladesh in 1971, huge number of people have moved from Bangladesh into India, infiltrated legally and illegally, and these poor, unfortunate people have no place to go. So the government, knowingly or unknowingly, have settled them in and around this sensitive ecosystem zone. And the consequences are that people are infiltrating deep and deep into the forest. As my previous speakers have mentioned, there has been a lot of wild honey collection in Sundarban, done both legally and illegally, and there is lots of snake bites and tiger attacks, resulting in very sad deaths that are happening in this area pretty frequently every year without any stop. And the agricultural soil quality in this region is not very suitable for massive agricultural productivity. So the number of people have increased. There has been no place of sustenance that the government has worked out. As a consequences, people have become more and more dependent on the Sundarban forest. It is an extremely fragile ecological system. The removal of the forest, and this place, as you know, is very frequent to cyclonic disturbances. As many as mangrove vegetation is uprooted and destroyed, the impact of cyclones deep into the hinterlands of West Bengal has been devastating. These mangrove forests used to act as a windscreen to protect the inner land or the hinterland from the impact of devastating cyclones. But by removing the vegetation indiscriminately for various anthropogenic purposes, both legally and illegally, and in a very unscientific manner, this has resulted in opening ups that is causing the consequences of violent cyclones that were being stopped at the gate to come and now reach as far as in Kolkata. The number of cyclones not only has increased due to global climate change, but at the same time, the consequence and devastation of the cyclones, the first stop, the windscreen has been removed and is impacting the area. Not only this, there has been geological transformations happening in the Sundarban areas too. Rivers are changing their courses, salt pans are increasing, huge areas inside Sundarban forest are being transformed into open desert areas rich in salt, so rich that even mangrove and salt-tolerant plants are not being able to grow on it. This is a natural process of the river bringing in huge amount of salts and depositing in this part, and together with the extensive destruction of the vegetation and infiltration of the people into Sundarban, the entire fragile ecosystem has gone down. There has been stringent security induced these days, but there has been very little involvement of the people to be involved in the process of conservation, so that they do not think that by conserving this forest, they can earn money or they can earn their livelihood. There is even a village inside Sundarban where there is a village of widows, where every single family member has widows and they have lost their life either to snake bites or mostly to tiger attacks. This is so pathetic. There is girl trafficking, very rampant in this area because there is no financial, stability that is happening. No industries has been able to be established, and this is not even a place for good industrial establishment or agricultural work because the soil quality is not good. There are not much natural resources other than this highly sensitive ecological zone. So the only opportunity is tourism and conservation, which both the government, central and the state government, has failed miserably. But if you look into the adjoining state of Orissa, they do not have such huge mangrove forest, but the Bhitarkarnika forest has been conserved successfully by the Orissa government and is making, getting back of a lot of saltwater crocodiles, which have been getting depleted in these waters. So all the natural biodiverse species across the Sundarbans are being depleted without having a long-term successful conservation effort. The number of tigers may have increased a bit, but other parts of Sundarban as a forest hills has not been doing good. So to end or to conclude is to understand that all our conservative efforts, research shows around the world, where humans have not been included as a part of conservation or the common people living around the forest,
as the previous speakers also mentioned, that there are forests that we have people living inside forests, there are forest migrants, and even resident forest dwellers or people living in the fringe forest areas. None of them have been involved in the process of conservation so successfully as this has been done in Kaziranga forest, in Kaziranga sanctuary in Assam. And so most of these conservative areas, highly sensitive areas, are not doing good because the people are not taking part. No government, no initiative, no security can help in successfully in establishing a biodiversity conservation, wildlife conservation, unless the local people are made as stakeholders in this. This is a grave mistake that not only the government of India or the state of West Bengal has made. This mistake has been repeated in many countries. But the modern research trend shows, and the data from the field indicates, that unless people around our target areas are being involved, either financially, socially, ecologically integrated together to understand and appreciate what they can gain from these forests that they need to protect, there is very little hope for successful wildlife conservation. But not the least, Indian government has still done significant work that in spite of the onslaught, the number of tigers have increased, the one-horned rhinoceros have increased, we still have a stable elephant population. But as Professor Sharma has been mentioning, that this railway and the forest department contradictions has never been taken any root. How could drivers or the railway drivers who drive through sensitive areas across the forest do not reduce their speed and kill these helpless dumb animals at their ultimate is a question that the government has to ask. We have to share this planet with co-inhabitants. We have to make places for our wildlife. If we fail to save those species today, our existence down in the future will be questioned, and we will be in jeopardy too, because without nature humans could not survive. It is the point of our survival. With this, I conclude my presentation. Thank you. It has been an honor to be present on your August platform, and I look forward to interact with you again once when invited. We will be available. Thank you. Excellent, Dr. Sekat Basu, excellent. When you start talking, really you connect with your Almighty. Great, great. Very nice flow of Thank content. you, sir. Thank you. Thank you. Very important point to raise. No doubt. No doubt. So, Alok sir, unmute please. धन्यवाद बासु साहब, आपकी हर बात दिल को लगती है और कितना आप में पीड़ा है कि कितना आपने वाइल्ड लाइफ को निकट से देखा, महसूस करा, और उसका हमारी सोसाइटी पे, हमारे कल्चर पे, हमारे जीवन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसने आपको शेयर करा। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मंच आपका धन्यवाद प्रकट करता है। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Excellent, excellent, doctor. Excellent. For concluding remarks, if you kindly permit, I would like to request Mudit Gupta ji again. In the meantime, I will change the link for Repeal Day to celebrate Repeal Day. We are against the move. We are stopping the alcohol. So, Mudit Gupta ji, for concluding remarks. Thank you very much, sir. मैं बस वही कहना चाहूंगा, अभी हमारे previous speaker was also emphasizing on this. I mean, I also believe that मतलब हमारे country में conservation is not possible without support of the people. जिस तरह मतलब हम लोग इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पर रहते हैं, and most of the forest areas are like an island in the ocean of humanity. तो चारों ओर जब आदमी है और चारों ओर आदमी से जुड़े हुए इश्यूज हैं, और किसके लिए है, मतलब मेरा भी ये मानना है कि सब कुछ है तो आदमी के लिए, तो उसके कंजर्वेशन में उन आदमी को भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना देना होगा। शायद वो उतने जानकार नहीं है, या उन बातों को अगर वो सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तो इट शुड बी आवर ड्यूटी, इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि हम अपनी बातों को उनके बीच में ले जाएं और उनका रोल इंश्योर करें एक्टिव वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में। वो करते हैं, मतलब काफी सालों से बीइंग ए पार्ट ऑफ ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WWF इंडिया, हम काफी सालों से ये कर रहे हैं। और हमने देखा है कि जब भी हम लोगों के बीच इश्यूज को लेकर जाते हैं,
जब भी लोगों के बीच हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट उसके मिलते हैं। लेकिन हम बहुत कम लोग हैं, हमको लगता है कि इसको एक मास स्केल पे करने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर एक बेटर वर्ड हम सोच सकते हैं, एक बेटर वर्ड के लिए हम काम कर सकते हैं। और मैं पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने